हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस सेशन में इस चैप्टर की समरी और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन साथ में निकाल के रख लो। पहले समझो समरी को, फिर क्वेश्चन आंसर को समझो, उसके बाद उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम पहले देखेंगे इसकी समरी को। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। द ऑथर डिसाइडेड टू बाय एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क। जो हमारे लेसन का लेखक है, जिसने इस लेसन को लिखा है, वो डिसाइड करता है कि उसे एक डेस्क खरीदनी है। यहाँ पर आप सिंपल भाषा में ये समझ के चलो कि लेखक ये निर्णय करता है कि उसे एक टेबल खरीदनी है। इट वॉज इन ए बैड कंडीशन। लेकिन वो जिस टेबल को चूज करता है खरीदने के लिए, वो टेबल बड़ी गंदी सी थी, बुरी हालत में थी। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड रिस्टोर इट। लेकिन जो लेखक है उसे विश्वास था अपने ऊपर कि वो इस टेबल को ठीक कर लेगा। यहाँ पर रिस्टोर का मीनिंग है दोबारा से ठीक कर लेना। He started working on it on the eve of Christmas. वो इस टेबल पर काम करना शुरू करता है क्रिसमस की शाम को, यानी कि क्रिसमस वाले दिन से पहले। He finds a letter in its secret drawer. इस टेबल की एक सीक्रेट ड्रार थी। आपको पता है ना, जैसे एक टेबल के अंदर कई सारे बॉक्स बने होते हैं सामान रखने के लिए, तो वैसे ही एक बॉक्स थी जो दिखने में सीक्रेट थी, यानी छुपी हुई थी। उस छुपी हुई बॉक्स में, ड्रार में, लेखक को एक लेटर मिलता है। क्या मिलेगा इस लेटर में, आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये लेखक है, वो जो टेबल खरीद के लाया, वो टेबल को खोलता है तो अंदर उसे एक लेटर मिलता है। द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू ए वुमेन नेम्ड कोनी फ्रॉम हर हस्बैंड जिम। ये लेटर जो है वो जिम ने लिखा था। जिम एक व्यक्ति है जो ये लेटर लिखता है, और वो लिखता है अपनी पत्नी को जिसका नाम है कोनी। यहाँ पर आपको दो नाम देखने को मिलते हैं। एक नाम है कोनी जो एक लेडीज़ का नाम है, दूसरा नाम है जिम जो उस लेडीज़ के हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर जिम ने अपनी पत्नी जिनका नाम है कोनी, उन्हें एक लेटर लिखा था। इट सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेटर। इसमें जिम ने लिखा था कि ये उसका आखिरी पत्र है। एंड वाज डेटेड दिसंबर 26, 1914। इस लेटर के ऊपर जो डेट डली हुई थी वो 26 दिसंबर 1914 थी। यानी कि ये वो समय था बच्चों जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और बहुत सारी देशों की सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी। इट वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ द वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। इस लेसन में जो स्पेशली वर्णन है कि ये लेटर उस टाइम पर लिखा गया जिस टाइम पर युद्ध हो रहा था। वार का मीनिंग होता है युद्ध। कौन से दो देशों के बीच में हो रहा था? एक था जर्मनी और एक था ब्रिटेन। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिम wrote about how two armies came together to celebrate the Christmas despite belonging to enemy nations. इस लेटर में जिम बताता है, वो लिखता है कि दो देशों की सेनाएं, टू आर्मीज का यहाँ पर मीनिंग है दो देशों की सेनाएं, केम टुगेदर एक साथ आती हैं, टू सेलिब्रेट द क्रिसमस और वो क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी पूर्वक मनाते हैं। डिस्पाइट बिलोंगिंग टू एनिमी नेशंस, हालांकि वो दोनों सेनाएं एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थी, यानी कि एक दूसरे की दुश्मन थी, लेकिन त्यौहार के अवसर पर दोनों देशों की सेनाएं एक साथ खुशी मनाती हैं। कितनी अच्छी बात है कि उन दोनों ने
आपसी लड़ाई को भुलाकर त्योहार को एक साथ मनाया था। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उनकी ड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक की येलो कलर झलक रहा है और एक में ग्रीन कलर ज़्यादा झलक रहा है, यानी एक देश की सेना ने डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, एक ने येलो इस कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और दोनों एक साथ मिलकर अब आप देखोगे कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं। दे forgot अबाउट देयर डिफरेंस फॉर ए while। कुछ समय के लिए वो आपसी मतभेद को भुला देते हैं। एंड रियलाइज्ड दैट दे हैड मच इन कॉमन। और तब वो लोग महसूस करते हैं कि उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, यानी कि जो चीज़ जो भाव जर्मनी की सेना रखती है, वही चीज़ वही भाव ब्रिटेन की सेना भी अपने मन में रखती है। द टू ऑफिसर्स जिम एंड हैंस वोल्फ डेवलप्ड अ गुड बॉन्ड। फिर वो लिखता है कि दो ऑफिसर, जिनमें से एक का नाम है जिम और एक का नाम है हैंस वोल्फ, उन दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, यानी दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हालांकि हैं दोनों अलग अलग देशों के, एक ब्रिटेन का है और एक जर्मनी का है। लड़ाई का दौर है, लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दे बोथ वर ऑफ द व्यू दैट कंट्रीज शुड नेगोशिएट पीसफुली। और दोनों एक बात पर सहमत होते हैं, एक जैसा विचार रखते हैं कि दोनों देशों की सेनाओं को नेगोशिएट कर लेना चाहिए। नेगोशिएट का मीनिंग है कि एक दूसरे से समझौता कर लेना चाहिए, और वो समझौता भी लड़ाई करके नहीं बल्कि पीसफुली। पीसफुली का मीनिंग होता है शांति से। एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट। और दोनों को आपसी जो मतभेद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का मीनिंग होता है झगड़े, जो मन मुटाव है उसे रिजोल्व यानी कि सुलझा लेना चाहिए एक दूसरे से फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर। ज़रूरी नहीं कि हथियार चलाकर, गोले और बारूद फेंककर ही लड़ाई में मतभेदों को सुलझाया जाए। साथ में बैठकर फुटबॉल या क्रिकेट खेलकर भी प्यार से आपसी दुश्मनी को सुलझाया जा सकता है। द सोल्जर्स प्लेड फुटबॉल दैट डे। उस दिन को दोनों देशों के सोल्जर्स सिपाही आपस में मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। When all their supply of food and drinks was finished, they returned back to their own trenches। साथ में बैठकर वो खाना भी खाते हैं, पीते भी हैं जो उनके पास जो भी आइटम्स था, और जब वो सारा खाना पीना ख़त्म हो जाता है तब जाकर दोनों देशों के सैनिक अपने अपने ठिकानों में जाके छुप जाते हैं। यहाँ पर ट्रेंचेज शब्द आया है। बच्चों, ट्रेंचेज का मीनिंग होता है ऐसी जगह जिसको ज़मीन में खोदा जाता है, जिसमें सिपाही छिप सकें लड़ाई के समय। यानी कि एक प्रकार से इन्हें ऐसे गड्ढे होते हैं जो स्पेशली सिपाहियों के छुपने के लिए बनाए जाते हैं। जिम assured कोनी ऑफ देयर रीयूनियन नेक्स्ट क्रिसमस। इस लेटर में जिम लिखता है, अपनी पत्नी कोनी को विश्वास दिलाता है कि अगली क्रिसमस को वो ज़रूर मिलेंगे। रीयूनियन का मीनिंग होता है मिलना। द ऑथर हु रीड दिस लेटर थॉट ही शुड रीच आउट टू कोनी। अब ये लेटर मिल जाता है इस लेखक को, तो लेखक सोचता है कि उसे ज़रूर कोनी के पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। ही फाइंड्स द एड्रेस। वो कोशिश करने के बाद कोनी के एड्रेस को ढूंढ भी लेता है। बट द हाउस हैड बीन बर्न्ट। लेकिन कोनी का जो घर ढूंढता है उस घर को आग लगा दी गई थी, यानी कि वो घर लड़ाई के समय ही जल चुका था। बर्न्ट का मीनिंग होता है आग में जल जाना। लेखक बड़ी मेहनत करता है कोनी के घर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके घर को आग लगा दी गई थी। कोनी ए 101 ईयर्स ओल्ड लेडी। अब बताया जाता है कि जो कोनी है
वो जो महिला है वो 101 साल की है। कितनी एज हो चुकी है उसकी? 101 साल। नाउ लिव्ड इन अ नर्सिंग होम, जिसका घर जल चुका है वो अब एक नर्सिंग होम में रहती है। ही हैंड्स ओवर द लेटर टू कोनी। अब जो राइटर है जिसने इस लेसन को लिखा है, जो लेटर को पढ़ता है और कोनी को ढूंढने का प्रयास करता है, तो जब नर्सिंग होम में वो कोनी को ढूंढ लेता है तो उसे वो लेटर देता है। कौन सा लेटर बच्चों? वही लेटर जो लेखक अभी तक पढ़ रहा था, जो जिम ने लिखा था अपनी पत्नी कोनी के नाम पर, जो उसे उस सीक्रेट ड्रार में मिला था। हु इज इमेंसली ओवरजॉयड ऑन रीडिंग द लेटर। और कोनी उस लेटर को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इमेंसली का मीनिंग होता है अंदर से, ओवरजॉयड का मीनिंग होता है खुश होना। लेटर को पढ़कर कोनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये आप देख सकते हो वो पहुंचता है क्रिसमस के समय कोनी के पास। कोनी आप देख सकते हो चेयर पे बैठी है, 101 साल की महिला है। लेखक उसके पास जाता है, वो पत्थर देता है। सी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑथर टू बी हर हस्बैंड जिम। लेकिन वो जो महिला है अब 101 साल की हो गई है, तो उसकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही होती है। वो समझती है कि उसके हस्बैंड ही लौट आए हैं। एक तो ये क्रिसमस का टाइम है और उसके हस्बैंड ने बोला था, अब जो उस लेटर में लिखा था कि अगली क्रिसमस को वो ज़रूर मिलेंगे, तो वो सोचती है कि शायद उसके पति ही वापस आ गए हैं। यानी लेखक को वो अपना पति समझ बैठती है गलती से। सी कॉल्स हिम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और वो कहती हैं कि मुझे तो क्रिसमस का, इस संसार का सबसे बढ़िया प्रेजेंट मिल गया है। प्रेजेंट का यहाँ पर मीनिंग है गिफ्ट। कहती हैं कि जब मुझे मेरे खोए हुए पति ही मिल गए तो मुझे इस दुनिया का क्रिसमस का सबसे अच्छे वाला गिफ्ट मिल गया है। तो ये टाइटल बड़ा अच्छा है जो कि कोनी के ऊपर बिल्कुल शूट करता है। तो ये थे इसकी समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई पॉइंट रह गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें तो समरी में ही आ गई, इसीलिए छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Why do you think the desk had been sold and when? आपको क्या लगता है कि लेखक ने जो डेस्क खरीदा था वो बेचा ही क्यों गया था और किस समय बेचा गया था? क्या नौबत आ गई थी कि किसी को अपना पुराना टेबल भी बेचना पड़ गया? हमने इसके बारे में समरी में थोड़ा सा पढ़ा था, तो चलो देखते हैं। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न्ट। यानी कि इस टेबल को ज़रूर उस समय बेचा होगा जब कोनी के घर को आग लग गई थी। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर। क्योंकि इस टेबल के ऊपर डैमेज होने के निशान हैं, यानी टेबल को नुकसान पहुंचाया है किन चीज़ों ने? पानी ने भी और आग ने भी। यानी आग लगी होगी तो उसको बुझाने के लिए उस पर पानी भी फेंका गया होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस टेबल को ज़रूर उस समय बेचा गया होगा जब कोनी के घर को आग लगी थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाही डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जो दो ऑफिसर थे, एक का नाम था जिम और एक का नाम था हैंस, वो दोनों ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़ाई झगड़े को, जो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसे गेम के द्वारा यानी कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर भी सुलझाया जा सकता है? क्या वो लोग सही सोच रहे थे? चलो देखते हैं इसके आंसर में। बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। वो दोनों ही सिपाही हैं। सोल्जर्स का मीनिंग होता है सिपाही।
दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर, उन दोनों ने देखा हुआ है कि युद्ध में क्या क्या पीड़ाएं होती हैं। सफरिंग्स का मीनिंग होता है पीड़ाएं या दुख। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि वो दोनों तो युद्ध से नफरत करते होंगे। हेट का मीनिंग होता है नफरत करना, क्योंकि उन्हें पता है युद्ध होगा तो दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके माता पिता का क्या हाल होगा, उनकी पत्नी और भाई बहनों का क्या हाल होगा। दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मीनिंग होता है बच्चों झगड़ा या लड़ाई, इसीलिए वो दोनों ही सोल्जर चाहते हैं कि जो भी लड़ाई हो उसका समाधान शांतिपूर्वक किया जाए। So they said that games or sports were good ways of resolving conflicts, इसीलिए वो दोनों इस बात पर सहमत हैं कि खेल के माध्यम से भी आपसी लड़ाइयों को सुलझाया जा सकता है ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि खेल से अगर युद्ध रुक जाता है तो कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, कोई सिपाही नहीं मरेगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा है। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आपको क्या लगता है कि जो दोनों देशों के सिपाही हैं वो एक दूसरे के जैसे ही हैं या एक दूसरे से अलग हैं? देखो, लोग तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो किन्हीं ना किन्हीं बंधनों में बंधे होते हैं, या तो देश के बंधन में या सरकार के ऑर्डर के बंधन में, नहीं तो कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता। फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से सभी इंसान एक जैसे हैं। दे लव पीस एंड हेट वॉर, वे प्यार करते हैं शांति से और नफ़रत करते हैं युद्ध से। कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता, कोई भी मसला हो जाए सब चाहते हैं कि उसे प्यार से सुलझा लिया जाए। दे वांट टू लिव टुगेदर, वे एक साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं बिना किसी झगड़े के, इसलिए दोनों देशों के सैनिक एक जैसे ही हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, आपको उन तरीक़ों के बारे में बताना है कि उस शाम को क्या क्या हुआ जिससे कि जर्मनी और ब्रिटेन के सिपाही एक दूसरे के दोस्त बन गए, क्या क्या भावनाएं थी उनकी, क्या क्या एक्टिविटीज़ उन्होंने की। आंसर है द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग्ड टू डिफरेंट कैंप्स, ब्रिटेन और जर्मनी के सिपाही अलग अलग कैंप से संबंध रखते थे। बिलोंग का मीनिंग होता है बच्चों संबंध रखना। दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम, जब युद्ध चल रहा है तो वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। एनिमी का मीनिंग होता है दुश्मन। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन भले ही वो एक दूसरे के दुश्मन हैं तो इंसान ही ना, भले ही दो अलग अलग देशों में रहते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में उन्हें लड़ना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से तो वो मानव ही हैं। दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, वे एक दूसरे के साथ क्रिसमस त्यौहार की खुशी मनाते हैं। दे गोट ओवर हेट्रेड एंड प्लेड गेम्स, उस समय वे नफ़रत को भुला देते हैं और साथ में मिलकर गेम खेलते हैं। बोथ हेटेड वॉर, दोनों देशों के सिपाही नफ़रत करते हैं युद्ध से। बोथ वर एनक्सियस, एनक्सियस का मीनिंग होता है बच्चों चिंता करना, दोनों देशों के सिपाही चिंता करते हैं। टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ द वॉर, दोनों सोचते हैं कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने अपने परिवार के पास वापस लौट जाएंगे। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो अपनी कॉपी पेन अभी भी रख लो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी भी लिखनी है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट,
कोनी को जो मिला था गिफ्ट वो क्या था। वाही इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो क्यों कहती है कि ये उसके लिए संसार में क्रिसमस का सबसे बेस्ट तोहफा है, बेस्ट गिफ्ट है। तो देखते हैं आंसर। कोनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वॉर। कोनी को लगता है कि उसके हस्बैंड जिम जो कि युद्ध में गए हैं, क्योंकि वो एक सैनिक थे, तो वो वापस लौट आए हैं युद्ध से। सी मिस्टुक द ऑथर फॉर जिम, और वो गलती से लेखक को ही जिम समझ बैठती हैं, यानी वो सोचती हैं कि जो लेखक आया है वो लेखक नहीं, वो उसके हस्बैंड जिम हैं। सी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही थी अपने पति जिम का। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। इसीलिए वो कहती है, सोचती है कि मेरे पति का युद्ध से वापस घर आना मेरे लिए तो संसार में क्रिसमस का सबसे बढ़िया तोहफा है, सबसे बढ़िया गिफ्ट है। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर की समरी और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। अब अगर आपने लिखा नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा शुरू करो और फिर पॉज कर कर के लिखते जाना। होमवर्क पूरा करना है। अगर आपने कोई समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।